नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चला है चुनावी चौसर का, और चुनावी चौसर में मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जो भी रसाकशी चल रही है, जोर आजमाइश हो रही है, उसकी हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने बयान भी जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 29 नवंबर से पहले उपचुनाव होंगे, जिसके बाद से ही सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्र में नेताओं के दौरे लगातार जारी है। तो चलिए इन्हीं दौरों की सियासत आप तक पहुंचाते हैं और शुरू करते हैं चुनावी चौसर। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में सिंधिया को चुनौती देने के लिए कमलनाथ ने नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उपचुनाव के प्रचार अभियान में उतारने की तैयारी की है। प्रियंका गांधी के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस के इस प्लान को लेकर जहां पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सिंधिया के गढ़ में सिंधिया को चुनौती देंगी प्रियंका गांधी। केवल प्रियंका ही नहीं, सचिन पायलट को भी प्रचार मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। दरअसल उपचुनाव में खासकर ग्वालियर चंबल की 6 सीटों को लेकर कांग्रेस ने खास प्लानिंग की है। अंचल की इन 16 सीटों पर सिंधिया का दबदबा है, लिहाजा कांग्रेस ने अपने 2 युवा चेहरे प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को प्रचार की कमान थमाने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी रोड शो के जरिए वोटर्स को लुभाएंगी। सचिन पायलट राजस्थान से लगे ग्वालियर चंबल के इलाके में दम दिखाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि दोनों स्टार कैंपेनर की बदौलत पार्टी को युवाओं, महिलाओं और गुर्जरों का साथ मिलेगा। प्रियंका गांधी जी, जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से पीताम्बरा माई के दर्शन करने आएंगी, और जोश निश्चित तौर पे आएगा जब प्रियंका गांधी जी एक महिलाओं पर, युवाओं पे उनका एक असर है पूरे देश के अंदर। सचिन पायलट भी राजस्थान से हैं, वो भी लगा हुआ है वहाँ पे, और हमारे नेता हैं। बीजेपी ने प्रियंका गांधी और सचिन पायलट से प्रचार करने की कांग्रेस की प्लानिंग पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं बचे हैं, इसलिए आयातित स्टार प्रचारक बुला रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पायलट तो खुद घायल हैं, कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है। ऐसे में वो प्रचार में आ भी जाएं तो आत्मा से कांग्रेस का साथ नहीं दे पाएंगे। तो इससे ये तो स्थापित हो ही गया कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी के कद का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का नेता नहीं बचा। कांग्रेस ने ये बात स्वीकार कर ली। पर उनके इस एक्ट से, उनके इस निर्णय से मुझे आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इम्पोर्टेड होगा, स्टार प्रचारक भी इम्पोर्टेड होगा। वो तो पहले से ही घायल पड़े हैं। सचिन पायलट जी तो बहुत दुखी हैं आत्मा से, उनको तो बर्बाद कर दिया, उनको तो नेतृत्व नहीं दिया, उनकी बेइज्जती की। अब किसी को ले आए, क्या होता है, दुखी मन से कोई आ भी जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए हर जतन कर रही है, और इसीलिए उपचुनाव में एक एक सीट को लेकर अलग अलग रणनीति बना रही है। कांग्रेस का फोकस खास तौर पर ग्वालियर चंबल पर है, जहां सिंधिया कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए पार्टी अपने 2 खास युवा चेहरे को मैदान पर उतार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। तो ये सियासत है, जहां इस मध्य प्रदेश की सियासत में अब 2 बड़े चेहरे कांग्रेस के, सचिन पायलट और प्रियंका गांधी, दोनों ही बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के समय प्रचार करेंगे। बड़ी सभाएं होंगी, रैली होगी, लेकिन बीजेपी ये तंज कस रही है कि शिवराज सिंह चौहान के कद का कोई नेता मध्य प्रदेश में बचा नहीं है। ये स्वीकारोक्ति कांग्रेस की है, जिसका ये परिणाम है कि बड़े चेहरों को बुलाया जा रहा है। और ये भी कहा कि इम्पोर्टेड के मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो अभी फिलहाल ग्वालियर चंबल में ही पूरी जिम्मेदारी देख रहे हैं, हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका के मिश्रा जी। हेलो, आवाज आ रही है आप तक? जी मैं सुन रहा हूँ आपको, जी सुन रहा हूँ।
प्रियंका गांधी, सचिन पायलट प्रचार करेंगे, लेकिन विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपोर्टेड हो तो मध्य प्रदेश में अगर बुलाए जाते हैं बड़े चेहरे तो कोई आश्चर्य नहीं होता। देखिएगा, यह भाषा जिसका प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी उल्लेख कर रहे हैं वो तो मैं बोल नहीं सकता हूं। वे अपने राजनीतिक खानदान के लोगों को पहले देख ले, फिर हमारी लीडरशिप को कुछ कहें। उनसे मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग तो संभल नहीं रहा है। कोरोना में 2000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, 1 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। पहले वो उनकी बात करें। सर ढककर जॉकेट पहनकर मीडिया में बाइट देने में और सड़कों पर आने में बहुत अंतर है। और जिस गंदे स्तर की प्रतिक्रिया या जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सीधी तौर पर इस बात का प्रतीक है कि वो सोनिया गांधी जी के परिवार, गांधी नेहरू परिवार और प्रियंका गांधी या सचिन पायलट के आने से वे खींच मिटा रहे हैं, दुखी हैं, कुपित हैं। लेकिन दुखी तो सचिन पायलट है, ये इशारा गिरिराज दंडोतिया कर रहे हैं कि दुखी मन से कोई आए तो स्वागत है। गिरिराज दंडोतिया जी खुद जीत जाए तो उसके बाद बात करें। जी चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ में। गोविंद मालू बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका गोविंद जी। एक तरफ आपके नेता और मंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपोर्टेड है तो इंपोर्टेड लोगों को ही बुलाया जा रहा है, तो क्या ये मानती है बीजेपी की कांग्रेस के पास चेहरे नहीं बचे हैं, इन्हीं चेहरों से काम चलाएंगे? देखिए, चेहरे होना और चेहरे की लोकप्रियता और जनाधार होना, इसमें अंतर है। गांधी लगा लेने से महात्मा गांधी नहीं हो जाते। और जिस ढंग के का शरण कांग्रेस का हो रहा है, जो संकुचन कांग्रेस का पूरे देश में हो रहा है, जो जनाधार बिल्कुल सिकुड़ रहा है, उसके चलते हम किसी भी, प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश में भी जादू दिखाने गई थी, तो वहां क्या हुआ? रसातल में चली गई कांग्रेस, पता ही नहीं लग रहा है, उनका अस्तित्व ही समाप्त है। तो पहले वो अपना घर संभालें, उसके बाद कहीं आए। और प्रचार करने से कोई लोगों में कोई स्पंदन, उत्साह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास न तो नीति है, न नेता है, न नेटवर्क है, और केवल भ्रष्टाचार एकमात्र एक सूत्री एजेंडा है उनका, जो पूरे देश में उन्होंने जहां जिस राज्य में रहे वहां चलाया है। तो जनता जानती है इनकी असलियत की क्या है। 15 महीने यहाँ रहे तो 15 महीने में क्या गुल खिलाए, ये भी लोगों के सामने है। के मिश्रा जी, देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का शगल बन चुका है भ्रष्टाचार शब्द। आकंठ भ्रष्टाचार में खुद डूबी हुई है। मैं तो चुनौती देता हूं, यदि कमलनाथ जी के 15 साल के भ्रष्टाचार को लेकर वो इतनी चिंतित है और रात दिन से वो 15 साल सता रहे हैं, तो 5 माह से दूरदर्शन पर और चैनलों पर दिखने वाले शिवराज सिंह जी ने एक मुकदमा भी दर्ज क्यों नहीं किया? जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिन्हें सिंहस्थ में धार्मिक आयोजनों तक में पैसा खाया हो, वृक्षारोपण के नाम पर पैसा खाया हो, 90 अरब रुपयों का व्यापम घोटाला किया हो और मनरेगा का पैसा खाया हो, वो लोग किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? जो रेत माफियाओं के सरगना हो, अरबों रुपयों की रेत जिनके परिवार ने खा गए हो, डकार गए हो, नर्मदा को छलनी कर दिया हो, उनके अनुचर किस रूप में भ्रष्टाचार की बात करते हैं? गोविंद मालू जी, अगर उपचुनाव में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट आ रहे हैं तो क्या बीजेपी इसको चुनौती मानती है, या फिर इसको कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि हमारे नेता आ रहे हैं तो ये घबराहट की बात हो सकती है बीजेपी के लिए? देखिए, हम तो कोई चुनौती नहीं मानते, हमको तो हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे काम पर भरोसा है। और मेरे साथी मित्र मिश्रा जी कह रहे थे कि 15 माह के इस कार्यकाल से और भ्रष्टाचार की, तो फिर एक एक अभी सब खुलेंगे, नरकंकाल निकल के आएंगे अलमारी से जब सामने आएंगे। अभी तो 100 करोड़ का यंत्रीकरण घोटाला है। भ्रष्टाचार को अगरबत्ती क्यों लगा रहे हो? ये लोग जितनी रटंत विद्या, इन्होंने तो कई विज्ञापन दिए पहले चुनाव के समय कि वो नोट गिनने की मशीन है, ये है, वो है, व्यापम है। 15 महीने में एक मुकदमा दर्ज नहीं करा पाए किसी पे। ये शिवराज सिंह जी चौहान को के खिलाफ चरित्र हनन की जबरदस्त राजनीति करने के बाद अनेक मंत्रियों के खिलाफ इन्होंने केवल मुंह जबानी जुगाली किए, एक भी दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं करा पाए, न इनकी खुद की सरकार थी। तो के मिश्रा जी, आखिरी जवाब, क्या दस्तावेज के आधार पे जो भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही है, चुनाव में यही एक एजेंडा रहने वाला है क्या? देखिए, हम ऐसी देखिएगा, हम मांगेंगे विकास के नाम पर वोट, हम मांगेंगे हमारे चेहरे कमलनाथ जी के नाम पर वोट, और हम मांगेंगे 5 महीनों के पाप के नाम पर वोट कि किस तरह की निर्वाचित सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या की है, कितने रुपयों में लोग बिके हैं, एक निर्वाचित सरकार को कितनों में गिराया गया है। वो हमारे मुद्दे होंगे और आने दीजिए,
भारतीय जनता चलिए, पार्टी की मुद्दे सरकार और जाने चेहरे वाली है। दोनों ही बहुत अहमियत रखते हैं, जी, दोनों की thank रणनीति you। भी बहुत अहमियत रखती है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो दो प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े थे, गोविंद मालू बीजेपी से और के मिश्रा कांग्रेस से। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के नेतृत्व पर बीजेपी कई बार सवाल उठाती है, तो बीजेपी पर कांग्रेस लगातार कई आरोपों की झड़ी लगाती है। बहरहाल अब देखना है कि इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट का प्रभाव कितना देखा जाता है, खासतौर पे ग्वालियर चंबल की सीटों पर। और मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनी हुई है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी सरकार ने विधानसभा में माना कि किसानों की कर्ज माफी हुई है। चुनावी माहौल में सरकार के इस जवाब से कांग्रेस बाँछें खिल गई है, लेकिन सरकार ने पलटी मार दी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा में गलत आंकड़े पेश किए गए। कांग्रेस अब सरकार को किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक तरफ विधानसभा में माना कि प्रदेश में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। सरकार के इस जवाब से मानो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। विधानसभा में सरकार के जवाब ने कांग्रेस के उस दावे पर मुहर लगा दी जिसमें वो किसानों की कर्ज माफी की बात कहती रही है। लेकिन कांग्रेस की यह खुशी बीजेपी को नहीं सुहाई और इसीलिए सरकार ने यू टर्न ले लिया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। विधानसभा में जो जानकारी दी गई वो गलत है। अफसरों ने गलत आंकड़े विधानसभा में पेश किए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ जांच करवाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया ये जो कर्ज माफ किए गए हैं वो मामूली हैं, 2000 से 5000 तक के। आंकड़ों में गलती हुई है, फिगर में कहीं गलती हुई है, उसके जांच के आदेश दिए हैं और वास्तव में जो कर्ज है वो बहुत ना के बराबर हुआ है। सिर्फ बैंकों को निर्देश गए हैं और बैंकों से प्रमाण पत्र बंटवाए पर बैंकों को पैसा नहीं दिया। 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। थोड़े से किसानों की छोटी छोटी जो 2-5 हज़ार की कर्ज माफ़ी थी वो हुई है, ना के बराबर। वहाँ मध्य प्रदेश में कहीं भी किसानों को ऐसी राहत नहीं मिली है, और जिससे नहीं तो आज सिंधिया जी क्यों जाते? उन्होंने तो कहा था मैं किसानों के साथ जाऊंगा। किसान सिंधिया जी से हमसे कहते थे, हम सिंधिया जी से कहते थे। जब कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं सड़कों पर उतरूंगा। और स्वाभाविक है, एक सच्चा जनसेवक, उसकी जांच कराई जाएगी उसकी। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर बीजेपी सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी को लेकर पूरा डेटा बीजेपी को सौंपा था। उसके बाद भी बीजेपी को कर्ज माफी झूठी दिख रही है, लेकिन किसानों को कर्ज माफी का सच पता है और वो बीजेपी के भ्रम के झांसे में आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव के पहले किसानों की कर्ज माफी को लेकर अभियान चलाने का ऐलान भी किया है, जिसके तहत किसानों से संपर्क कर उन्हें कर्ज माफी की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अपने पाप को छुपाने के बहाने बने कि किसानों के ऋण माफ नहीं हुए। कमलनाथ जी ने सब पत्रकार भाइयों को बुलाया अपने निवास पर पिछले 1.5 हफ्ते पहले और एक पेन ड्राइव दी, और उस पेन ड्राइव में पूरे मध्य प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों के नाम, नंबर, पते मैंने खुद आपको सबको मेल कराया। दरअसल 2018 में किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस को सत्ता का सिंहासन दिलाने में काफी अहम साबित हुआ था। कांग्रेस ने 2 चरणों में किसानों की कर्ज माफी का दावा भी किया, कई बार आंकड़े भी पेश किए, लेकिन बीजेपी हमेशा इसे नकारती रही। लेकिन अब विधानसभा में आंकड़े पेश करना और फिर उसे गलत ठहराने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। कर्ज माफी पर अपने ही आंकड़ों पर सरकार घिरी हुई है, तो बीजेपी के लिए अब थोड़ी मुश्किल यहां पर दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस अब निशाना साधती है। बहरहाल राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है इस पर। कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान का हवाला दिया उन्होंने और लिखा कि कांग्रेस जो कहा सो किया, बीजेपी सिर्फ झूठे वादे। तो ये राहुल गांधी का आप ट्वीट देख रहे हैं। कर्ज माफी पर राहुल गांधी ने दावा किया, कांग्रेस को कोट करते हुए लिखा, जो कहा सो किया, बीजेपी सिर्फ झूठे वादे।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना है। इसके साथ ही बिसेन ने कहा है कि कांग्रेस ने किसानों को अपने झांसे में लिया था, कर्ज माफी नहीं की, जबकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। ग्वालियर संभाग के 16 सीटों का बिसेन ने कहा कि कांग्रेस के पास बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तक नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति चंबल में कैसी है। बीजेपी की व्यापक तैयारी है, चंबल के साथ बाकी सभी सीटें भी जीतेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि जैसी एक ऐसी योजना का शुरुआत किया जो देश के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राज्य के कोष से 4,000 रुपया प्रति किसान प्रति वर्ष देने का जो कल घोषणा किया है वो एक ऐतिहासिक कदम है। मुरैना में लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा उपचुनाव को लेकर मुरैना विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। सकलेचा ने कहा कि सभी किसानों की कर्ज माफी न करके कांग्रेस ने किसानों से धोखा किया है और जहां कर्ज माफी की गई वहां सहकारी समितियों से मिलकर पैसा दिलवाया गया, जिसके चलते सहकारी समितियां कंगाल होने की हालत में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की धोखेबाजी को जनता समझ चुकी है। कांग्रेस अब सच बोलना सीखे, नहीं तो प्रकृति भी उन्हें माफ नहीं करेगी। ये छोटे ऋण माफी करके झूठी वाई नंबर गिना के लेना बंद करे, जनता सब समझती है। और ये जो इतने मंत्रियों ने या इतने पुराने विधायकों ने छोड़ा ना, वो उनके झूठ के कारण छोड़ा और वो अब भी सच बोलना सीखे, नहीं तो प्रकृति भी उन्हें माफ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले चंबल और सिंध नदी में रेत का अवैध उत्खनन बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह नदी बचाव यात्रा निकाल चुके हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि गोविंद सिंह की नदी बचाव यात्रा के जरिए उसे चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा। गोविंद सिंह से खास बातचीत की है इस बारे में हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने नदी बचाओ यात्रा खत्म कर ली है। चंबल और सिंध नदी को बचाने को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार पदयात्रा कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे, जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे थे कि नदी के संरक्षण को लेकर लोग जागरूक हों ताकि आने वाली पीढ़ियां संवर सके। हमारे साथ डॉक्टर गोविंद सिंह साहब हैं। आपने नदी बचाओ यात्रा ख़त्म कर ली, इस दौरान आपने क्या पाया, नदी का क्या स्तर है और किस तरीके से अवैध खनन का काम वहाँ पर हो रहा था? सवाल इस बात का है कि भिंड जिले और दतिया की सिंध नदी है, जीवनदायिनी नदी है। शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो भारी पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन होता है। शिवराज जी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि शिवराज सिंह के कार्यकाल में रेत का दोहन से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनकी संस्था अनाप शनाप पैसे कमा के धनवान बन जाए, प्रदेश की जनता मिट जाए, लोग पानी को 7.5 करोड़ तरस जाए, सिंचाई के लिए तरस जाए ताकि लोग भूखे मरने लगें। जिस शिवराज सिंह जी की नीति है। क्या ये जो आपकी यात्रा थी इसके कोई राजनीतिक मायने हैं? राजनीतिक मायने नहीं कहने, मैं राजनीति के स्वार्थ के चक्कर में नहीं रहता, मैं बात तो धरातल पर चलता हूँ। हमारी ये यात्रा जो हुई है 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुई है, 4 विधानसभा क्षेत्र भिंड जिले के और ये 1 विधानसभा क्षेत्र दतिया का। केवल एक मेगा विधानसभा छोड़ दो जहाँ कुछ किलोमीटर 10-20 किलोमीटर हम उसमें चले होंगे जहाँ चुनाव है, बाकी की 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं है। ये पूरी तरह से सामाजिक समस्या है। जाहिर है मध्य प्रदेश में साल 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ये मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार अवैध खनन को सपोर्ट करती है और इसी मुद्दे की वजह से कांग्रेस को काफ़ी हद तक माइलेज मिला था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। एक बार फिर डॉक्टर गोविंद सिंह ने नदी बचाओ यात्रा निकाली है और वहाँ के लोगों को जागरूक किया और साथ साथ चुनौती भी दी है कि अगर शिवराज सिंह चौहान ये आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह या इनका परिवार रेत के अवैध उत्खनन में शामिल है तो उसके प्रमाण के साथ वो साबित करें। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मंत्री इमरती देवी के कलेक्टर पर दिए बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सांवेर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आचार संहिता लगने के साथ ही ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग की है जो हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज के समकक्ष हो। सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से अधिकारी बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं
उसे देखकर नहीं लगता कि सांवेर में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। हाल के दिनों में जितने भी कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित किए, सभी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि बीजेपी की कलश यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस की इस मांग को लेकर बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की गलतफहमी है। मैं मांग करूंगा कि ऑब्जर्वर यहाँ पे नियुक्त किया जाए और जो कम से कम हाई कोर्ट के माननीय जज के लेवल का हो। इस तरीके से यदि कोई जज को हम लोग हाई कोर्ट के जज को यदि बनाते तो निष्पक्ष रूप से चुनाव हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में हमेशा चुनाव निष्पक्ष होते ही आए हैं। ये उनको अपनी हार दिख रही है तो कुछ बहाने ढूंढा करते हैं कुछ ना कुछ। और हम भी कहेंगे कि वो जो मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग उनकी मांग को पूरा करे। हम भी उनके साथ हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। मध्य प्रदेश में साल 2018 के आम चुनावों में बीजेपी का चुनावी गणित बिगाड़ने वाले सामान्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संगठन स्पार्क्स ने फिर मोर्चा खोल दिया है। स्पार्क्स ने इस बार कांग्रेस और बीजेपी पर जनता की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उपचुनाव क्षेत्रों में की जा रही चुनावी रैली और आयोजन के खिलाफ स्पार्क्स ने आज सीएम हाउस का घेराव करते हुए मांग की है कि चुनाव को 6 महीने टाल दिया जाए। स्पार्क्स ने आरोप लगाया कि चुनावी रैली में भीड़ जुटाकर सरकारी कर्मचारियों की जान भी जोखिम में डाली जा रही है। 28 सीटों पे मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उनको लेके मैंने उनको आगाह किया है कि ये चुनाव को आगे 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए, क्योंकि कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों लोग सत्ताधारी, दोनों लोगों को मैंने देखा है कि कोरोना इतना फैला दिया है, जगह जगह प्रदर्शन करके। वहाँ का कलेक्टर, वहाँ का एसपी, वहाँ का कर्मचारी एक कोरोना पीरियड में पीड़ित है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी का तैयार किया गया वॉर रूम विवादों से घिर गया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने इस पर एक ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। के मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी का वॉर रूम ग्वालियर के होटल रमाया में प्रारंभ हुआ है, जिसकी विशेषता है कि यहां न राजमाता सिंधिया और अटल जी को छोड़ सभी नेताओं के चित्र लगे हुए हैं। साथ ही होटल भी अवैध है, जिसका नाले पर कब्जा है। के मिश्रा ने बीजेपी से पूछा है कि क्या बीजेपी कांग्रेस पर हमला इस अवैध होटल और वॉर रूम से करेगी। बता दें कि 8 जुलाई 2019 को ग्वालियर की जिला अदालत ने इस होटल को अवैध करार दिया था। प्रशासन ने जमीन को आवासीय उपयोग के लिए दिया था, जहां होटल तान दी गई। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि होटल वैध हो या अवैध, कांग्रेस को क्या करना है, बीजेपी ने इसे किराए पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के वार रूम में जैसी मुझे जानकारी मिली है तस्वीर और वीडियो देखने के माध्यम से, उसमें अटल जी और राजमाता जी दोनों का फोटो गायब है। भारतीय जनता पार्टी का वह दफ्तर जहां से कांग्रेस के खिलाफ वार होंगे, वार रूम, वो खुद एक अवैध होटल में संचालित हो रहा है। कोई स्थान किसी ने किराए पर लिया है तो उस स्थान की क्या वैधानिकता है, ये उसके मालिक से उनको पूछना चाहिए, जिसकी प्रॉपर्टी उससे बात करना चाहिए। मिश्रा जी ने जब स्थान लिया होगा, कांग्रेस ने लिया, तो कागजात मंगाए थे क्या? ये है नेतृत्व विहीनता, सिद्धांत विहीनता, कार्यक्रम विहीनता, दृष्टि विहीनता। इसकी शिकार कांग्रेस हो गई है। वॉर रूम सियासत की रणनीति के चर्चे हैं, चेहरों के चर्चे हैं और उपचुनाव में आगे और क्या मोड़ रहने वाला है, हर एक अपडेट आपको चुनावी चौसर में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।